नमस्कार, मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा सांसद श्री अनुराग ठाकुर। सर, आपका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुलीन जी। सर, अभी लगभग एक महीने तक शीतकालीन सत्र चला है, क्या कुछ मेन मुद्दे रहे और क्या कुछ टॉपिक्स आपने उठाए हिमाचल प्रदेश को लेकर? देखिए, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है लोकसभा में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण राज्यसभा उस तरह से नहीं चल पाई। मैंने बहुत सारे मुद्दों पर लोकसभा में चर्चा की है और पार्टी का मुझे लगता है आशीर्वाद भी है कि कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता मिलती है विषयों को उठाने के लिए, चाहे वो हिमाचल से जुड़े हुए बंदरों की समस्या हो, जहाँ पे किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, एक बड़ी तादाद में लोग बंदरों की समस्या से परेशान हैं, आवारा पशुओं की समस्या से परेशान हैं। दूसरा, नेपाल के नौजवान जो शॉन, एक युवा पढ़ते थे नैनीताल के एक शेरवुड स्कूल में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी एक महीने तक सत्र चला है, तो क्या कुछ मेन मुद्दे रहे, क्या कुछ सवाल आपने उठाए? कुलीन जी, भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे लोकसभा के सत्र में चर्चा का विषय बनते हैं। एक बड़ा मुद्दा था काले धन को देश में वापस लाने का, जिसको मैंने चर्चा की शुरुआत मैंने की और उस तरह से हमने कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब किया कि 3 वर्ष तक कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद विशेष जांच दल का गठन नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मोदी जी ने पहले दिन कैबिनेट मीटिंग बुलाई और वहां पर एसआईटी का गठन कर दिया जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में। 4,500 करोड़ के जो पैसा है उसकी पता भी लगा लिया है और वो भी एसआईटी के हवाले कर दिया है। कई देशों के साथ और बातचीत चल रही है। इसके अलावा काले धन के अलावा हमने बंदरों की एक अहम समस्या जो हिमाचल प्रदेश के किसानों को, बच्चों को, महिलाओं को तंग करते हैं, आवारा पशुओं की समस्या, उसको भी उठाया। शॉन प्रजापति, नेपाल का एक बच्चा शेरवुड स्कूल में नैनीताल में पढ़ता था, जिसकी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। वो बच्चा कई दिनों से स्कूल अथॉरिटी से कह रहा था कि मैं स्कूल मुझे अस्पताल लेकर जाइए, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी बात नहीं सुनी, वार्डन ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी मौत हो गई। इसी तरह से बहुत सारे अहम मुद्दों पर वहां पर चर्चा हुई है। तो बच्चे पे कोई रिएक्शन आपको लग रहा है कि क्या हुआ, क्या रिएक्शन उसके ऊपर आया? देखिए, मुझे लगता है इसमें स्कूल अथॉरिटीज ने कोई कदम नहीं उठाया। पहले तो प्रिंसिपल को सस्पेंड करना चाहिए था, उसके वार्डन को सस्पेंड करना चाहिए था और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को स्कूल के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और एक जांच बिठानी चाहिए थी। वहीं पर बिशप जो स्कूल से जुड़े हैं उन्होंने भी हेडमास्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक बच्चे की जान चलेगी तब कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 वर्ष पहले भी इसी स्कूल में कुछ बच्चों को ट्रॉलियों पे बिठाकर पिकनिक के लिए भेज दिया गया था, ट्रॉली पलटी और वहां पर भी बच्चों की मौत हो गई थी। क्या इस तरह के हेडमास्टर को वहां पर बने रहना चाहिए? अगर ऐसी दिखते हैं तो स्कूल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और मुझे लगता है उसकी कार्रवाई के ऊपर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जी सर, अब बात करें बच्चों की, और आप अभी काफी सारे महिलाओं के भी मुद्दे लेकर उठाए, अभी हाउ की आपने जैकेट भी पहनी है, क्या इसकी रेलेवेंस है? देखिए, महिलाओं के प्रति जो पूरे देश में अत्याचार बढ़ा था, मुझे लगता है आज आवश्यकता है महिलाओं को एक समान दर्जा देने की, जो बहुत लंबे समय से कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। आज भी अगर पढ़ी लिखी युवती कि वो आप जाएं तो उसको रोजगार की समस्या है, लेकिन कुल मिलाकर समस्या शुरू कहां से होती है? ये मानसिकता से शुरू होती है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए मुझे लगता है बेटी जब गर्भ में होती है तब इस देश में बेटी को गर्भ में ही मारने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। बेटी पैदा होती है तो उसकी शिक्षा की समस्या आ जाती है। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है, समाज में चलना फिरना शुरू होता है, उसके जिस तरह से व्यंग कसे जाते हैं, उसको छेड़खानी की समस्या होती है। परिवारों के अंदर ही महिलाएं अपने आप को कई बार सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार की समस्याएं हैं, दहेज उत्पीड़न के मामले हैं। इन समस्याओं को लेकर किस तरह से कड़े कानून बने, इसकी सदा बार बार चर्चा हुई है। 16 दिसंबर को निर्भया कांड के बाद देश में कड़ा कानून बना और उस कड़े कानून के बाद पिछले साल में
जो मामले दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के, वो उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कुलीन जी, उसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि उस कानून का दुरुपयोग भी महिलाओं ने बहुत किया है। हम ये चाहते हैं कि जागरूकता फैले, लोग अपने अधिकारों को समझें, लेकिन अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, कानून का दुरुपयोग ना करें। महिलाओं ने, अगर कोई युवती किसी पुरुष के साथ किसी रिश्ते में थी और उनकी शादी नहीं हो पाई या कहीं दोनों में अनबन हो गई, तो भी उसने उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा ऐसे मामले रेप के नहीं हो सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, हम कड़े कानून तो बना रहे हैं, लेकिन उसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह से दहेज के मामले आते थे, दहेज पर कड़ा कानून बना, लेकिन उसका दुरुपयोग भी किया गया। तो इन मामलों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। इसलिए ऑनर आवर वुमेन, ये हाउ फाउंडेशन का हमने बनाया है। कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग होने से जिन लोगों को इसकी एक्चुअली आवश्यकता है उन तक भी जो है सहायता नहीं पहुंच पा रही। निश्चित। अच्छा, बात करें चुनावों की, तो लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद लगातार अलग अलग स्टेट्स में विधानसभा चुनावों में भी अच्छा परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। इसके पीछे किस चीज को मान रहे हैं? मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन और विकास का नारा, और सत्ता में आते ही हमने वो करके दिखाया। कुलीन जी, अगर आप देखें, हमने लोकसभा चुनाव जीते रिकॉर्ड मतों से, लेकिन बाकी सहयोगी दलों को साथ में लेकर चले। हरियाणा, महाराष्ट्र में हमारी जीत हुई, झारखंड, जम्मू कश्मीर में हमारी जीत हुई। जब लोकसभा चल सकती थी तो राज्यसभा क्यों नहीं चली? विपक्ष ने नहीं चलने दिया। लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस देश में बदलाव लाने के लिए, तो हमने 3-4 ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। एक इंश्योरेंस बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन इंश्योरेंस पर हम अध्यादेश लेकर आए हैं। आपका लैंड एक्विजिशन बिल में कुछ त्रुटियां थी, उसको बदलाव करने की आवश्यकता थी, नहीं तो आपके यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलता, आपके यहाँ पर विकास नहीं हो पाता। हमने उसमें अध्यादेश लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कोयला खनन पर कांग्रेस ने दलाली की, वहां पर मुंह काला करवाया, लेकिन जब हमने बदलाव लाने की बात की तो कांग्रेस ने वहां पर सहयोग नहीं दिया, और हमने उस पर भी कोयला अध्यादेश लेकर आए हैं। इसी तरह 3-4 अध्यादेश हम लेकर आए, जिससे यहाँ पर देश में विकास होगा। कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे बिजली के उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, और कुल मिलाकर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएगा। और लैंड एक्विजिशन बिल से तो नेशनल हाईवे हो, रेलवेज हो, बड़े उद्योग लगने हो, इन सबको प्राथमिकता मिलेगी, इसका भी लाभ मिलेगा। सर, एक आपने बीजेपी के लिए बीजेपी ज्वाइन करने की ड्राइव भी शुरू की है, इसके अंदर कहाँ तक सक्सेसफुल हो पा रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट आगे आने वाले समय में नजर आ रहे हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया कि भारतीय जनता पार्टी ने, अध्यक्ष अमित शाह जी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने युवा मोर्चा से कहा कि हम कम से कम 2 करोड़ लोगों को युवा मोर्चा जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ रखेगा। लेकिन हम इसमें अलग अलग सेक्टर्स देख रहे हैं, युवाओं को भी देख रहे हैं, तो वहां पर युवतियों को, क्योंकि महिलाएं बहुत कम राजनीति में आती हैं, हमने दिल्ली में भी किया, पूरे राज्यों भर में वो उसको कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवतियां राजनीति से जुड़ें, राजनीतिक दलों से जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, राष्ट्र निर्माण में लगें। उसका लाभ क्या होगा? कुलीन जी, उससे लाभ ये होगा कि 50% आरक्षण पंचायती राज के संस्थानों में भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में है, कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में भी हैं। अब महिलाएं, अगर किसी की पुत्र वधू होगी या पुत्री होगी, तब उनको टिकट मिले, उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए महिलाएं संगठन के साथ जब जुड़ेंगी तो उसका लाभ हमें ये मिलेगा कि उस संगठन से विचारधारा के साथ जुड़ के फिर वो राजनीति में आई हैं, जुड़ी हैं, प्रशिक्षण हुआ है, और फिर चुनाव लड़कर जनता की सेवा कर सकती हैं। सर, पीछे धर्मांतरण को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई है कि पर उसके बावजूद भी धर्मांतरण के केसेस जगह जगह दिख रहे हैं। इस पे क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? मैं धन्यवादी हूँ आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। हमारे संविधान में किसी भी धर्म को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खुली छूट है, लेकिन किसी को मजबूरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। यानी कि आप पैसे का लोभ देके या डरा धमका कर आप किसी का धर्मांतरण करते हो तो वो ठीक नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए,
भारतीय जनता पार्टी कानून बनाने के पक्ष में है, लेकिन जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो इसके पक्ष में मुझे नजर नहीं आते। आखिर देश तो संविधान और कानून से चलेगा। जब कानून, हम तो कहते हैं कोई गलत किसी का धर्मांतरण कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मर्जी से कर रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए मेरा मानना है लाखों लोग एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में पिछले कई वर्षों में गए, तब तक इसकी चर्चा नहीं होती थी। आज एकाएक इसकी चर्चा पूरे देश में होनी शुरू हो गई। हम तो फिर कहते हैं कि कम से कम चर्चा मत कीजिए, सदन में चर्चा कीजिए और इस पर एक बिल लेकर आइए, कानून बनाइए, ताकि देश में धर्मांतरण पर रोक लग सके। मजबूरन जो धर्मांतरण होता है उस पर रोक लग सके। लेकिन कोई मर्जी से वापस अपने धर्म में जाना चाहता है, मान लीजिए किसी को लोभ देकर एक धर्म में लेकर आए, वो वापस अपने पहले वाले धर्म में जाना चाहता है, किसी और धर्म में जाना चाहता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, एक आरोप और लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि 6 महीने बाद बीजेपी कांग्रेस की नीतियों को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की नीति कौन सी? अब कांग्रेस कहती है कि जी इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कांग्रेस कहती है जी कि हम बैंक खाते खोलने की हमने 2 साल पहले प्रक्रिया शुरू की थी। मैं पूछता हूं, अगर आपने 2 साल पहले किए तो आपके 10,000 खाते भी क्यों नहीं खुल पाए? मोदी जी ने 15 अगस्त को घोषणा की, 26 अगस्त को प्रोग्राम की लॉन्च की। 26 अगस्त और 26 दिसंबर के 4 महीनों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने 8 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए, जो अपने आप में दुनिया भर में एक रिकॉर्ड है। केवल बैंक खाते नहीं खुले, 30,000 रुपए का जीवन बीमा मुफ्त में मिला, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त में मिला, 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिली, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलानी पड़ी। ये मोदी सरकार ने करके दिया। अब कांग्रेस कहती है ये उन्होंने भी शुरू करने का प्रयास किया था, तो आंकड़े उनके कहां हैं? हम तो आंकड़े दे रहे। दूसरी बात, स्वच्छता अभियान कांग्रेस कहती बापू गांधी ने किया था। हम तो कहते हैं ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इतने वर्षों में क्या किया? देश में गंदगी की, हम उस गंदगी को साफ कर रहे हैं। और पूरे देश भर के बड़े से बड़े नेता, अभिनेता, खिलाड़ी मोदी जी की मुहिम के साथ जुड़े हैं, कार्यकर्ता से लेकर मीडिया पर्सनैलिटीज जुड़ी हैं। और आज मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, आप और आपकी पूरी टीवी 100 की टीम स्वच्छता अभियान के साथ कुलीन जी जुड़े, तो मुझे इस बात की खुशी होगी। बिल्कुल सर। सर, आप बात करें स्टेट लेवल इश्यूज की। स्टेट के अंदर एक जो डिमांड पहले आ रही थी कि सारे सांसद भाजपा के आए पर किसी को कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, अब नड्डा साहब को पोर्टफोलियो दिया गया है। हेल्थ पहाड़ों पे एक बहुत बड़ा इशू है, डॉक्टर्स का होना और भी बहुत सारी समस्याएं, पहाड़ों की परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं। तो अब नड्डा साहब के आने से क्या आपको लगता है कि हेल्थ के अंदर कोई डिफरेंस आएगा? पहले तो मैं मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया है, और दूसरी बात, एक अहम महकमा हमें मिला है जिससे हिमाचल प्रदेश में बहुत लाभ मिल सकता है। अगर आपको याद होगा, मैंने जैसे ही ये 16वीं लोकसभा चुनी गई, अरुण जेटली जी से बात करके और उस समय के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात करके एम्स अस्पताल अपने लिए मंजूर करवा लिया था। लेकिन प्रदेश की सरकार उसके लिए जमीन नहीं दे रही। अब नड्डा जी हमारे यहाँ पर मंत्री बने हैं, वो भी समन्वय बिठाएंगे, और मैंने भी वहां पर दबाव बनाकर रखा है ताकि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जिला ऊना, बिलासपुर या हमीरपुर में कहीं पर एम्स अस्पताल का बनना हो, ताकि इस इलाके के लोगों को लाभ मिल पाए। क्योंकि शिमला पार्लियामेंट्री में, मंडी में और कांगड़ा में, तीनों में ही बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं, केवल हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, तो इसका लाभ हमें मिल जाएगा। सर, केंद्र में आप लोगों की सरकार है, स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तालमेल कैसा बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है? देखिए, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जैसे हमने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए मंजूर करवाया था जी। कांग्रेस सरकार वहां पर कुछ नहीं कर रही है। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के लिए मंजूर करवाई, अब उस पर भी राजनीति की जा रही है कि उसको बदलकर धर्मशाला किया जाएगा, जबकि यूपीए की सरकार के समय ही 3 कमेटीज ने आकर उस स्थान को चिन्हित किया था, उसमें लैंड उनके नाम ट्रांसफर हो गई है। अब प्रदेश सरकार उस पर भी राजनीति कर रही है, और कहीं ना कहीं ओछी बयानबाजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो उन जैसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि सेंटर से उनको मदद नहीं मिल रही है, सेंटर में जा रहे हैं, सेंटर से उनको कहीं ना कहीं मदद नहीं मिल रही है, इस बारे पे क्या कहेंगे?
सेंटर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी, जमीन प्रदेश सरकार को देनी थी, देहरा में चिन्हित करके दे दी, केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी दे दी। अब 900 कनाल जमीन दे दी है, बाकी की जमीन भी दे दे, वहां पर बन जाएंगी। फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए हम केंद्रीय मंत्री को बुला लेंगे, लेकिन अगर प्रदेश सरकार उसमें अपनी टांग अड़ाएगी या उसको रोकने का प्रयास करेगी, स्थान चेंज करने की करेगी, तो केंद्र सरकार आपको उसमें कैसे मंजूरी दे पाएगी। हमीरपुर की बात करें तो मनरेगा के बजट के अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम आई हुई है, उसकी वजह से काफी सारे काम ठप पड़े, तो उसके लिए कैसे सोल्यूशन मिले? देखिए, मनरेगा स्कीम पे मुझे लगता है पूरे देश भर में एक चर्चा होनी चाहिए, सदन के अंदर भी हुई, सदन के बाहर भी होनी चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए हमारा एक साल का बजट होता था जी। लगभग पिछले 5 सालों में हमने 2 लाख करोड़ रुपए स्कीम के ऊपर खर्च किया जी। क्या हम पूरे देश भर में उतना बड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा कर पाए जो 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके होना चाहिए था जी। क्या इसका सोशल ऑडिट होता है? क्या इसके पैसा क्या ठीक खर्च हो रहा है? उसके ऑडिट पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस समय लगा जब सीपी जोशी जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और उनकी अपनी पंचायत में लाखों रुपए का गबन हो गया। राजस्थान से वो आते थे, राजस्थान में कई सौ करोड़ रुपए का उसमें हेराफेरी की बात आई जी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश और बाकी राज्यों में भी इसमें हेराफेरी के मामले नजर आए। अगर इस स्कीम पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा है कि इस पे से पैसा निकलता है, पंचायतों के प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी मिलकर पैसा बनाते हैं और देश के टैक्सपेयर का पैसा कहीं ना कहीं लोगों की जेब में जा रहा है, तो इस पे कोई ना कोई फुल प्रूफ मेथड बनाना चाहिए। बजट थोड़ा कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसा किसी की जेब में नहीं जाना चाहिए। मेरा केवल इतना निवेदन है। सर, एक और सब्जेक्ट HPCA की बात करें तो इसकी HPCA कंट्रोवर्सी की वजह से कहीं ना कहीं लोकल क्रिकेट पर असर नहीं पड़ता है नजर आ रहा। मुझे लगता है एक असर ये पड़ा है कि जो बच्चे खेलने आना चाहते थे वो केवल ये देखते हैं कि प्रदेश की सरकार झूठे केस बनाती है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप HPCA का देखें, हमारी अंडर 16 की टीम सारे मैच जीतकर क्वालिफाई कर गई है। हमारी अंडर 23 की टीम सारे मैच जीतकर टॉप की है अपने चार्ट में। हमारी रणजी ट्रॉफी की टीम तीसरा मैच लगातार जीतने जा रही, जो अपने उसमें स्टॉप कर रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रदेश सरकार के दबाव, झूठे केसों के बावजूद हमारे खिलाड़ियों और हमारी संस्था ने बहुत अच्छा किया है। एक और खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, IPL में सिलेक्ट हुए, भारतीय टीम में सिलेक्ट हुए, तो दूसरी ओर प्रदेश की टीमों ने बहुत अच्छा किया है। और साथ ही साथ हमने नादौन में, बिलासपुर में, ऊना में, शिमला में स्टेडियम बनाए और धर्मशाला में तो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाकर दिया, लेकिन उसके बदले में हमारे ऊपर झूठे केस डाले जाते हैं, प्रताड़ित किया जाता है। शायद यही प्रदेश सरकार ने हमें इन्हीं बातों का हमें दुख है। सर, बात करें तो आप शुरू से स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं। 2016-2020 के ओलंपिक्स की कमेटी के अंदर भी आपको जो है पताका थमाई है। क्या चीज है और उसमें क्या कुछ बेनिफिट्स देश को मिलेंगे? आप पहले ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, इसलिए आपका आभार, क्योंकि देश की खेलों को बढ़ावा कैसे मिले, आपकी खेलों में रुचि है, इसलिए शायद इसका लाभ मिलेगा। 2016-2020 की ओलंपिक्स को लेकर मेडल कैसे जीतें, उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया गया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये केंद्रीय खेल मंत्री ने किया, मुझे उसका चेयरमैन बनाया और इस कमेटी में मेरे साथ राहुल द्रविड़ हैं, अभिनव बिंद्रा हैं, P गोपीचंद हैं और अंजू बी जॉर्ज है, मैरी कॉम है। ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम बड़ा किया है। और आप विश्वास मानिए, हमने केवल 15 दिनों के अंदर पूरे देश भर की खेल संस्थाओं को, जो कभी खेल विभाग को भी अपने नाम भेजने में आनाकानी करती थी, मैंने 20 दिन के समय, 15-20 दिन के समय के अंदर सभी खिलाड़ियों को 3 बार बुलाकर मीटिंगें करके 75 नाम हमने चिन्हित कर लिए, जिनको 2016 के ओलंपिक के लिए हम अपनी ओर से मदद देंगे। लगभग 100 करोड़ रुपया हम इनके प्रशिक्षण पर खर्च करेंगे और भारत मेडल जीते, हम उसका प्रयास करने जा रहे हैं। और 2020 के लिए हम लोग
अगली सूची तैयार करेंगे वो फरवरी महीने से करनी शुरू करेंगे, ताकि 2020 की शुरुआत भी आज से हो जाए, 7-8 5-6 वर्ष लोगों को मिले और इन 4-5 वर्षों में ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने की प्राथमिकता की। सर अगर बात करें एक बच्चे की जिसको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है और उसकी स्पोर्ट्स में रुचि है, तो क्या उसके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को डिपेंड करता है किस खेल में उसकी रुचि है जी। स्थानीय वहां पर एसोसिएशन होगी, कोच होंगे, उनसे जाकर मिले और पूछे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता कहां पर जाना है, क्या करना है। मुझे लगता है इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की, जहां साई के सेंटर्स हैं जो केंद्र सरकार के हैं उसकी जानकारी, जहां प्रदेश के सेंटर्स हैं उनकी जानकारी, वहां के कोचेस के नाम, नंबर, एड्रेस और वहां की खेल संस्थाओं के अध्यक्ष और महासचिव के नाम और नंबर, ताकि हर खिलाड़ी इंटरनेट के माध्यम से उसको जान सके और उन तक पहुंच सके। सर कोई ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया कि खेल पे लोकल लेवल पे जो कोच प्रेजुडिस में आ जाते हैं कि भाई अच्छे खिलाड़ी के बजाय जो उनका फेवरेट खिलाड़ी होता है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, तो क्या कोई इंटरनेट बेस्ड ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस की बेसिस पे आगे आ सके? देखिए फुल प्रूफ सिस्टम शायद ही दुनिया भर में कहीं हो पाए, लेकिन मुझे लगता है हर कोच चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा करे। उसका नाम तभी होता है कोच का जब उसके सिखाया हुआ बच्चा अच्छा करता है। और 19-21 का फर्क बच्चे में हो, हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन कई बार कोच की नजर में एक बच्चा अच्छा कर सकता है, सिलेक्टर की नजर में दूसरा कर सकता है, जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उसको कोई तीसरा अच्छा लगता हो कि नहीं ये इससे अच्छा कर सकता है, वो थोड़ा फर्क हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हर किसी का प्रयास होता है हमारी टीम अच्छा करे, हमारा बच्चा अच्छा करे, हमारी स्टेट अच्छी करे। तो लेकिन जरूरत है इसमें थोड़ी और पारदर्शिता लाने की, आएगी तो उससे लाभ मिलेगा। हमीरपुर में भी आप यूथ सेंटर बनाने की बात कह रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? हम देश भर में जब मोदी जी ने कहा कि हर स्कूल में बच्चियों के लिए अलग से शौचालय होने चाहिए, कुलिन जी आपको इस बात की जानकर प्रसन्नता होगी, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में हर स्कूल में हमने बच्चियों के लिए शौचालय पिछले 5 वर्षों में बनाकर दे दिए थे। और मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैंने 5 साल पहले काम शुरू कर दिया था जिसका लाभ हमें मिला है। अब मैं यूथ नॉलेज सेंटर बनाने जा रहा हूं ताकि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को एक्सपोजर मिल सके, यानी कि दुनिया के साथ वो जुड़ सके, उनको प्रशिक्षण मिल सके, उनको तैयार किया जा सके ताकि वो दुनिया भर में जाकर कहीं पर भी काम करें, हिमाचल का नाम रोशन करें। इन यूथ नॉलेज सेंटर में एक कंप्यूटर सेंटर होगा जहां पर 20 कंप्यूटर लगे होंगे, एक दिन में 150 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। एक लाइब्रेरी होगी जहां पर बहुत सारी किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए होगी। तीसरा जिम्नेजियम होगा जहां आकर आप कसरत कर सकते हैं। चौथा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा होगी जहां दुनिया भर में कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्ट, डांस, सिंगिंग की क्लासेस होंगी और साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज पर, पुलिस और फौज में भर्ती की क्लासेस वहां पर होंगी। और साथ ही साथ प्रयास किया जाएगा कि दूर से बैठे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सभी सेंटर्स पर बैठे बच्चों से बातचीत कर सकें और उनको प्रशिक्षित कर सकें, उनको जागरूक कर सकें, उनको गाइड कर सकें कि किस तरह से अपने करियर को चुने, अपने भविष्य को चुने। कहीं ना कहीं ऐसा यूथ सेंटर हर जिले में नहीं होना चाहिए सर? ये हर जिले में बनाने वाला हूं अपने लोकसभा क्षेत्र में, और बाद में इसको हर विधानसभा के हेडक्वार्टर्स पर बनाने वाला। सर अब बात करें तो आपके ऊपर विपक्ष कई बातें कह रही है कि अब हाई फाई तरीके से रहते हैं, कि ऐसा समझ रहे कि सरकार, मोदी सरकार जो अनुराग ठाकुर ही चला रहे हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब आरोप लगाने वाले झूठे आरोप लगाकर भी मुझे हरा नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी जीती। वो ये नहीं जानते कि जनता जागरूक है, उनके अपने मंत्री, उनके अपने विधायक, अपने सांसद कभी बस में सफर नहीं किया होगा। मैं हर हफ्ते सरकारी बस में बैठकर जाता हूं, हिमाचल में उतरता हूं, वहां पर लोगों से कार्यक्रम करता हूं, फिर बस में बैठकर वापस आता हूं या ट्रेन से वापस आता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में शायद मैं ही एक ऐसा नेता हूं जो आज 21वीं सदी में भी एक बस में बैठकर अपने लोगों तक पहुंचता है, बस में लोगों से बात करता है, ड्राइवर कंडक्टर से बात करता है, बस स्टैंड पर आधा घंटा पहले पहुंचकर लोगों से वहां पर बात करता है, लोगों की बात को जानता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, शायद इसीलिए तीसरी बार सांसद बना हूं।
और जहां तक आपने दूसरी बात कही कि क्या मोदी सरकार अनुराग ठाकुर के नियंत्रण में है, मुझे लगता है ऐसी टिप्पणी केवल वीरभद्र जी कर सकते हैं, क्योंकि उनको आदत है जब विषय पर उनसे कोई जवाब नहीं दिया जाता तो वो झूठे और इस तरह की बातें करते हैं। मोदी सरकार मेरी सरकार है, मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे इस बात का गर्व होता है कि 5 साल मैंने हिंदुस्तान की सड़कों पर यूपीए की सरकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ जाकर खड़े होने के लिए कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की, 1962 के युद्ध के शहीदों के लिए तेजपुर से लेकर तवांग की मैंने यात्रा की। अगर मैंने ये सब पिछले 5 वर्षों में हिंदुस्तान की धरती पर आंदोलन खड़ा करके किया है और मुझे पूरे एशिया भर में से यंग ग्लोबल लीडर का खिताब मिला, तो वीरभद्र जी जैसे नेताओं के कारण नहीं मिला है, ये अपने कामकाज के कारण लोगों ने उसको एक पहचान दी है। मोदी सरकार में बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लायक हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर यूपीए सरकार में 3 बार टीम ने जाकर देहरा को चुना था, वहां पर 70% देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बननी थी, 900 कनाल जमीन इसके नाम ट्रांसफर हुई है देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के, तो वीरभद्र जी जनता की आंखों पर पर्दा और पट्टी डालनी बंद करो, अपनी आंखें खोल लो। जनता जाग चुकी है, इसलिए आपकी धर्मपत्नी हार चुकी है। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में अब अनुराग ठाकुर का क्या एजेंडा है, क्या रोड प्लान है? मेरा एजेंडा है मोदी सरकार की नीतियों को नीचे से नीचे क्षेत्र तक पहुंचाऊं, लोगों को लाभ दिलाऊं, अपनी प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए लाऊं। जैसे मैंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आया, ट्रेन को अंब तक पहुंचाया, अब भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन की मंजूरी भी करवा दी है, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि भानुपल्ली से लेकर मनाली तक रेलवे लाइन बने, लेह तक बने, 1000 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूरी कराने की तैयारी में हूं। और एम्स अस्पताल मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए मंजूर करवा लिया है। इसके अलावा सारी ट्रेनें जो नंगल तक आती हैं उसको आम बिंदौरा तक पहुंचाना है और ऊना तलवाड़ा रेलवे लिंक को पूरा करवाना है। सब काम मैं अगले 5 वर्षों में करवाने वाला हूं। सर टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।